हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पूर्वी स्पेन की कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पूर्वी स्पेन की कला में आपको केवल दो ही गुफाएं पढ़नी हैं। पहली है कोगुल, दूसरी है मोरेल्ला ला वेल्ला। इसे मोरेल्ला दा वेल्ला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले की जितने भी गुफाएं थी वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हैं। अगर पिछली वीडियोस आप में से ऐसा कोई है जिसने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। और हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। पूर्वी स्पेन की पाषाण युगीन कला। पूर्वी स्पेन की कला पाषाण युगीन मानव की सर्वाधिक सशक्त कारीगरी का प्रमाण है। यह शिला चित्र तटीय प्रदेश तथा पैरानीस से नेवादा तक पर्वतीय उपत्यकाओं में मिलते हैं, यानी कि पर्वतीय गुफाओं में हमें ये चित्र मिलते हैं। फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध कलाकृतियों के विपरीत या उथली खोहों तथा बाहरी शिलाओं में ही अंकित किए गए हैं। तो फ्रांको कैंताब्रियन के जो चित्र थे, फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र के जो चित्र थे, उनसे ये चित्र बिल्कुल विपरीत हैं। ये चित्र हमें कहाँ मिलते हैं? उथली खोहों पर और बाहरी शिलाओं पर। गुफाओं से बाहर हमें ये चित्र मिले हैं और दूर से ही दिखाई देते हैं। गुफाओं के भूरे धरातल के विपरीत गेरुए रंग से चित्रित होने के कारण ये स्पष्ट चमकते हैं। तो यहाँ का धरातल कैसा है? गेरुआ है। गेरुए धरातल पर यहाँ के चित्र बनाए गए हैं। पूर्वी स्पेन की कला को द्वितीय आखेटक शैली भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पूर्वी स्पेन की कला को द्वितीय आखेटक शैली भी कहा जाता है। इसका आरंभ 6000 ईसा पूर्व में हुआ था। पूर्वी स्पेन की कला का आरंभ 6000 ईसा पूर्व से माना जाता है। सन 1930 ईस्वी में एक फोटोग्राफर केब्री आगबिलो ने कैलापेटा में अनेक चित्र देखे, किंतु उसे उनके महत्व का ज्ञान कुछ वर्षों उपरांत हिमयुगीन कला विषयक लेखों को पढ़कर हुआ। जब इन्होंने यहाँ के चित्रों को देखा था तब इन चित्रों का उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये चित्र क्या हैं, कैसे हैं। लेकिन जब इन्होंने हिमयुगीन कला विषयक लेखों को पढ़ा तब इनकी समझ में ये आया कि ये चित्र हिमयुग के हो सकते हैं। उनके द्वारा उनकी सूचना ब्रुइल को मिली और इस फोटोग्राफर के द्वारा ये सूचना मिलती है ब्रुइल को। फिर तो इस पूर्वी स्पेन की कला का अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों में बहुत महत्व हो गया। तभी से इस क्षेत्र का विधिवत अध्ययन शुरू हुआ। धीरे धीरे अनेक गुफा चित्रों का पता लगा, अनेक पत्रिकाएं, पत्र एवं लेख प्रकाशित हुए। यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध कला मंडप कोगुल है। पूर्वी स्पेन का सर्वाधिक प्रसिद्ध कला मंडप कोगुल है, ध्यान रखिएगा, जिसका पता आरंभ में ही चल गया था, शुरुआत में ही इसका पता चल गया था। यह लोरिडा नामक स्थान के दक्षिण में स्थित है। यहाँ लाल तथा काले रंगों में चित्रित नर्तकी समूह के संबंध में 1908 से ही पर्याप्त खोजपूर्ण सामग्री प्रकाशित हुई है। तो यहाँ का जो नर्तकी समूह है कोगुल का, ये विशेष महत्व है, इसका विशेष महत्व है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इस चित्र में एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही हैं। संभवतः यह चित्र कामाचार दीक्षा से संबंधित है या फिर संभवतः इसमें किसी उत्सवपरक नृत्य का चित्रण है। तो इस चित्र में क्या है? एक बीच में नग्न स्त्री है, उसके चारों तरफ कुछ स्त्रियां डांस कर रही हैं। इस प्रकार का चित्र कोगुल में बना हुआ है। इसे ही कहते हैं नर्तकी समूह। अल्पेरा के निकट उपलब्ध शिलाचित्रों को 1910 ईस्वी में कोगुल से भी अधिक महत्व प्रदान किया गया। केवा वीज़ा नामक स्थान पर अंकित अनेक पशु एवं मानव आकृतियों की विशाल भद्रिका का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 1914 ईस्वी में मिनाटेडा के महत्वपूर्ण चित्रों की खोज हुई। यहाँ 60 फीट लंबी भद्रिका में सैकड़ों आकृतियाँ चित्रित हैं, जिनमें मनुष्य भी अंकित है। ब्रुइल के विचार से यह 13 विभिन्न युगों में चित्रित हुई है। 1917 ईस्वी में मोरेल्ला ला वेल्ला के निकट प्राचीन चित्र मिले। वालतोरता में भी अनेक चित्र उपलब्ध हैं। यह स्थान पूर्वी स्पेन की कला केंद्रों में सर्वाधिक समृद्ध माना गया है। नेक्स्ट हेडिंग है चित्रण तकनीकी। अब हम लोग पढ़ेंगे
कि इनकी चित्र बनाने की टेक्निक क्या थी, किस प्रकार से ये लोग चित्र बनाते थे और रंगों का इस्तेमाल किस प्रकार से करते थे। चलिए देखते हैं। यहाँ प्रायः रंगों से निर्मित चित्र अधिक मिले हैं। उत्कीर्ण चित्र प्रायः दुर्लभ ही हैं। यूँ तो यहाँ इकरंगे चित्र ही अधिक हैं, तथापि अपवाद रूप में बहुरंगे चित्र भी मिल जाते हैं। तो रंगों से निर्मित चित्र यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिले हैं और उत्कीर्ण चित्र यानी कि जो चित्र खोद कर बनाए जाते हैं, इस प्रकार के चित्र यहाँ पर कम मात्रा में मिले हैं। और अधिकतर चित्र इकरंगे हैं, यानी एक ही रंग में पूरा चित्र रंग दिया गया है। और कहीं कहीं पर बहुरंगे चित्र भी मिल जाते हैं, यानी कि ऐसा चित्र जिसमें बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया हो। तो दोनों प्रकार के चित्र मिले हैं। रंग भी सीमित हैं। प्रायः गेरुए रंग के विभिन्न प्रकारों का ही प्रयोग है। कहीं कहीं काले तथा श्वेत रंग का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर विशेष रूप से गेरुए रंग का ही इस्तेमाल हुआ है और कहीं कहीं पर काले और श्वेत यानी सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल किया मिलता है। इनके लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मैग्नीज, गेरू, बादामी, लाइमोनाइट, रामरस, लाल खड़िया तथा कोयले का प्रयोग हुआ है। रासायनिक परीक्षण से ज्ञात होता है कि ये रंग पतले पतले वास के रूप में लगाए जाते थे। इनमें चमक भी है, अतः अनुमान है कि इन्हें पतले किए हुए रक्त, मधु यानी शहद, अंडे की सफ़ेदी अथवा वानस्पतिक रसों में मिश्रित करके प्रयुक्त किया जाता था। तो यहाँ के रंगों को देखकर इस प्रकार का अनुमान लगाया गया है कि रंगों को रक्त, मधु, अंडे की सफ़ेदी या फिर वानस्पतिक रसों में मिला करके लगाया गया है। रंग कई बार लगाया जाता था। केवा डेल सिविल में एक अपूर्ण चित्र से यह ज्ञात होता है कि पहले सीमाएं अंकित की जाती थी। यहाँ पैर अंकित है जिसका केवल कुछ भाग ही रंगा हुआ है। तो केवा डेल सिविल में एक ऐसा चित्र हमें देखने को मिला है जिसे देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे पहले चित्र की सीमा रेखा बनाई जाती थी, उसके बाद ही उसमें रंग भरा जाता था। अनेक रंगों से यह ज्ञात होता है कि आकृति का संपूर्ण धरातल पहले पानी से भिगो दिया जाता था, तत्पश्चात रंग भरे जाते थे। किंतु सदैव ही यह विधि नहीं अपनाई गई है। अनेक आकृतियों में शरीर में सपाट रंग ना भरकर धारियाँ चित्रित कर दी जाती थीं और कहीं कहीं बाह्य रेखा को चित्रित करने के बजाय उत्कीर्ण कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो चित्र मिले हैं उनमें कहीं कहीं पर बाह्य रेखा बनाई गई है और कहीं कहीं पर बाह्य रेखा ना बनाकर बाह्य रेखा को उत्कीर्ण कर दिया गया है, यानी बाह्य रेखा खोद कर बना दी गई है। ये चित्र खुले स्थानों में रहने पर भी इतने दिन केवल इसी कारण सुरक्षित रहे कि इन पर एक प्रकार की ओप की परत जमा हो गई थी। तो इसी प्रकार से ये चित्र सुरक्षित रहे कि इन चित्रों पर एक प्रकार की ओप यानी पॉलिश जमा हो गई थी, जिसके कारण ये चित्र इतने दिन तक सुरक्षित रहे। कहीं कहीं ये चित्र इतने धुंधले हो गए हैं कि पानी की छींटें लगाकर ही इन्हें देख पाना संभव है, किंतु बार बार गीला करने से चट्टानों में जो रासायनिक क्रिया होती है उसका इन चित्रों पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब बार बार चट्टानों को गीला करेंगे तो उनका भी कलर धीरे धीरे डार्क होने लगता है और इस प्रकार आपको चित्र और भी ज़्यादा धुंधला दिखेगा। तो ज़्यादा पानी लगाना भी उस पर सही नहीं है। कोगुल की नर्तकी की भी यही दशा हुई है। इन सब के पुनरुद्धार की तत्कालीन आवश्यकता है, अन्यथा सभी चित्र लुप्त हो जाने की आशंका है। तो अगर इन चित्रों का पुनरुद्धार नहीं कराया गया, इनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया, तो ये चित्र पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएंगे। चित्रण विषय। अब हम लोग चित्रण विषय पढ़ेंगे, यानी कि जो चित्र बने हैं उनमें क्या दिखाया गया है, किस विषय को लेकर यहाँ पर चित्रकारी की गई है। तो चलिए देखते हैं फिर। यहाँ अधिकांश चित्रों में आखेट का अंकन है। आखेटक को शिकार की विभिन्न स्थितियों में चित्रित किया गया है। कहीं वह पशु के पद चिन्हों को पहचानता हुआ आगे बढ़ रहा है, कहीं घर में शिकार आ जाने पर आमोद प्रमोद का आयोजन कर रहा है, कहीं कहीं मानव तथा पशु आकृतियों को साथ साथ चित्रित करके बड़ा ही जीवंत वातावरण प्रस्तुत किया गया है। कहीं शिकारी छिपे हुए हैं, कहीं ये भाग रहे हैं, कहीं पशु भाग रहे हैं। इन शिकारियों के चित्र बड़े सुंदर बन पड़े हैं। चित्रों के आखेट की संकटपूर्ण स्थिति का भी आभास मिलता है। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर आखेट का ही चित्रण किया गया है।
क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के मानव का केवल एक ही उद्देश्य था, शिकार करना और अपना पेट भरना। फिर धीरे धीरे उसने खेती करना स्टार्ट किया और अन्य काम भी करने शुरू किए, लेकिन उसका मुख्य काम था आखेट करना और अपना पेट भरना। तो यहाँ पर सर्वाधिक चित्र शिकार से ही संबंधित मिले हैं। कहीं शिकारी शिकार कर रहा है या फिर जानवर भाग रहा है, उसके पीछे शिकारी भाग रहा है। इसी प्रकार के चित्र यहाँ पर देखने को मिले हैं। मोला रेमिजिया में आखेटकों के समूह का चित्रण है। 5 आखेटक, जिनमें कुछ दाढ़ी वाले भी हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। प्रत्येक के हाथों में धनुष बाण है। संभवतः यह युद्ध नृत्य का अंकन है। तो इस चित्र में क्या है, 5 आखेटक जिसमें कुछ दाढ़ी वाले भी हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं और उनके हाथों में धनुष बाण है। तो यह चित्र देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई युद्ध नृत्य होगा, तब का कोई युद्ध नृत्य होगा। कहीं कहीं भयंकर युद्ध एवं घायलों का भी चित्रण हुआ है। केवा सेंटाडोरा में घायल और भागते हुए योद्धा चित्रित हैं। इनके शरीर पर अनेक तीर लगे हुए हैं और वह गिर सा रहा है, यानी गिरा जा रहा है। किंतु इन चित्रों का विषय केवल इतने तक ही सीमित नहीं है। मधु संचय करने वालों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अर्धमानव एवं अर्धपशु आदि का भी अंकन किया गया है। अब ये चित्र प्रागैतिहासिक काल के थोड़ा बाद के समय के हैं, यानी कि पहला क्या है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये चित्र नवपाषाण काल के या फिर मध्यपाषाण काल के हो सकते हैं। इनमें मधु संचय करने वाले, यानी कि मधु एकत्रित करने वाले, शहद एकत्रित करने वाले, अर्धमानव जिसमें आधा मानव का शरीर है और बाकी शरीर जानवर का है या फिर किसी पक्षी का है, तो इस प्रकार के चित्र हैं। अर्धपशु, आधा शरीर पशु का है, बाकी सिर मनुष्य का हो सकता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। मोला रेमनिया में गहरे लाल रंग में चित्रित मकड़ी, जिसके चारों ओर अनेक मक्खियाँ एकत्रित हैं। तो मोला रेमनिया नामक गुफा से हमें एक मकड़ी का चित्र मिला है जो कि लाल रंग में बनी हुई है और इसके चारों तरफ मक्खियाँ हैं। प्रागैतिहासिक गुफाओं में श्रृंगार विषयक आकृतियाँ भी कई स्थानों पर बनी हुई हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में हमें श्रृंगार से संबंधित भी चित्र मिले हैं। यहाँ चित्रों से तत्कालीन उपकरणों का भी परिचय मिलता है। निस्संदेह सर्वाधिक प्रयुक्त आयुध धनुष एवं बाण था। इसका प्रचुरता से चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर हथियारों का भी चित्रण हुआ है और हथियारों में सबसे ज़्यादा धनुष एवं बाण का उपयोग होता होगा, ऐसा माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धनुष और बाण का ही चित्रण हुआ है। चित्रों में, आयुधों में सबसे ज़्यादा चित्रण किसका हुआ है, धनुष एवं बाण का। इसी से अनुमान लगाया गया है कि धनुष और बाण का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता होगा। धनुष तथा बाणों के कई रूप चित्रित हैं। बाण के पुच्छ एवं मुख के आधार पर अनेक भेद किए गए हैं, यानी कुछ इस प्रकार का बाण होता है। तो बाणों के पुच्छ यानी पीछे का हिस्सा और मुख यानी कि आगे का हिस्सा, तो इन दोनों हिस्सों में अलग अलग बदलाव करके धनुष और बाण के कई रूप बनाए गए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।